हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग हेल एंड हार्टी हैं। मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। आज टीचर्स डे है तो उस पर मैं आप लोगों को हैप्पी टीचर्स डे विश भी करती हूँ। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है और जिसके अंदर हमारा जो फोकस रहेगा that will be on the features of the Indian economy. So what are the present इसके अंदर मैं थोड़ा सा आपको ये भी बताऊंगी कि इंडियन इकोनॉमी का अभी थोड़े दिन पहले ही डाटा रिलीज़ हुआ है जिसके अंदर हमारी इंडियन इकोनॉमी की सिचुएशन क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी जो है जीडीपी जो है उसके अंदर जो है गिरावट आ गई है, माइनस में चली गई है। और उसी तरह वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अंडर डेवलपमेंट का मतलब जो है मैं आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। और उसी तरह हम देखेंगे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग ब्रिटिश राज और वी कुड से ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके जो रिटर्न नोट्स है वो भी आपको मेरे ब्लॉग के अंदर अवेलेबल हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये टॉपिक जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो। और उसी तरह इंग्लिश के अंदर जो है आपको मेरे दूसरे चैनल शशि अग्रवाल के अंदर जो है इसका वीडियो जो है इंग्लिश के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो प्रेजेंट स्टेट है अभी, जैसे इंडियन इकोनॉमी का जो रियल टर्म के अंदर हम जीडीपी की बात करते हैं तो वहाँ पे नेगेटिव है, -23.9% फर्स्ट क्वार्टर के अंदर। और जो मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, होटल एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स है उसके अंदर क्या है कि बहुत ज़्यादा जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गई है। लो कंजम्पशन है और लो इन्वेस्टमेंट है क्योंकि डिमांड नहीं है, तो जिसकी वजह से ये आगे ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं है। और उसी तरह कोरोना वायरस के कारण जो है बेरोजगारी भी बढ़ गई है। 6.7 जो है मार्च के अंदर थी और ये 26% अप्रैल हो गई है, अप्रैल के अंदर हो गई है। और लॉकडाउन पीरियड के अंदर जो है 14 करोड़ लोग जो है जिनका जो जॉब है वो चला गया है। गवर्नमेंट की इनकम भी कम हुई है और सबसे जो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है वो वर्स्ट इफेक्ट है। तो अब हम बात करते हैं कि जो इंडियन इकोनॉमी है बेसिकली ये अंडर डेवलप इकोनॉमी है। क्योंकि अंडर डेवलप इकोनॉमी के पीछे क्या रीज़न होता है। देखो जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया कि जो अल्पविकसित देश होते हैं और उनके लिए हमारे पास क्या है कि जैसे कुछ लोगों ने कहा कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज होती हैं या हम इनको इनकम के बेसिस पे कह दें ये हाई इनकम है। तो एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के बेसिस पे हम नहीं कह सकते, तो कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम कहते हैं कि ये इकोनॉमी जो है अल्प विकसित देश है। और यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं कि ये इंडियन इकोनॉमी जो है डैट इज अंडर डेवलप अल्प विकसित देश है, तो उसके पीछे क्या है कि ये गरीबी के दुष्चक्र में फंसी हुई है। विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। विशियस सर्कल का पॉवर्टी का मतलब होता है कि वो कॉज भी है इफेक्ट भी है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंडियन जो लोग हैं उनकी लो पर कैपिटल रियल इनकम है, जिसकी वजह से क्या होता है कि लो सेविंग होती है, लो इन्वेस्टमेंट होती है। और जिसकी वजह से क्या होता है क्योंकि इनकम लो है तो लो डिमांड होती है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि निवेश कम होता है, निवेश कम होता है तो प्रोडक्शन कम होती है। अब देखो प्रोडक्शन कम होती है तो इनकम पहले तो देखो जो प्रोडक्शन लो होती है उसका रीज़न क्या है कि लो पर कैपिटल रियल इनकम लो है। और उसी तरह क्या है कि हमारी जो है बेसिकली जो लो पर कैपिटा इनकम है उससे लो कैपिटल फॉर्मेशन होती है, लो इन्वेस्टमेंट होती है, लो प्रोडक्शन होती है। तो ये कॉज भी है और इफेक्ट भी है। तो इंडियन इकोनॉमी जो है ये गरीबी के दुष्चक्र के अंदर जो है फंसी हुई है और जिसकी वजह से क्या है कि अल्पविकसित देश कहलाती है। क्योंकि यहाँ पे लोगों की जो इनकम है बहुत लो है, सेविंग कम है, सेविंग कम है तो निवेश कम है, निवेश कम है तो लोगों की इनकम लो होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनको रोज़गार के इतने साधन नहीं मिल पाते। और जिसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ों की डिमांड जो होती है वो लो होती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि जब इंडियन इकोनॉमी की बात करते हैं तो पहले हम इसकी पर कैपिटा इनकम देखते हैं, फिर उसके बाद जो मैं आपको जो है यहाँ पे देखो जो पर कैपिटा इनकम है डैट इज़ वेरी लो।
इवन उसके अंदर जो ग्रोथ है वो बिल्कुल मतलब ग्रोथ तो हो ही नहीं रही। जैसे हम कहते हैं ना, ये चीज़ खड़ी हो गई। लो नियर स्टेगनेंट का मतलब होता है स्थिरता आ जाना, कि जो पर कैपिटा इनकम है बहुत लो है और उसके अंदर ग्रोथ नामात्र है, एक ही जगह पे खड़ी है। अगर हम वर्ल्ड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के अंदर देखें, तो जो पर कैपिटा है इनकम, कि जो लोगों की पर कैपिटा इनकम अगर हम परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे देखें, तो यूएस डॉलर की जो है वो सॉरी जो इंडिया की है वो है यूएस डॉलर 5350, और अगर हम एक्सचेंज रेट पे देखें तो ये है यूएस डॉलर 1499। अब हम डेवलप्ड नेशन के साथ देखते हैं तो देखो कितना डिफरेंस है। यूएसए की परचेजिंग पावर के ऊपर जो है यूएस डॉलर 53750 है, स्विट्जरलैंड की जो है इतनी है, और परचेज एक्सचेंज रेट के अंदर भी क्या है कि यूएस की इतनी है, और उसी तरह क्या है कि स्विट्जरलैंड की यूएस डॉलर 80,477 है। तो हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो ग्रोथ रेट भी जो है नामात्र है। आज़ादी के बाद जो था ये 2% क्योंकि प्लानिंग हो रही थी, और अगर हम बात करें तो 1950 टू 2013 तो ग्रोथ वाज ओनली 3%। तो हम देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम बहुत लो है, और पर कैपिटा इनकम के अंदर जो ग्रोथ है डेट इज़ ऑल्सो वेरी लो। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमारी लो पर कैपिटा इनकम है तो ऑब्वियसली हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है डेट इज़ ऑल्सो वेरी लो। क्योंकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि हम जो चीज़ें कंज्यूम करते हैं, नेचुरली अगर हमारी इनकम लो है तो हम वो चीज़ें भी जो है सफिशेंट मात्रा के अंदर नहीं कंज्यूम कर सकते। जो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये पर कैपिटा इनकम के ऊपर निर्भर करता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि हम चीज़ों को खरीद नहीं पाते, तो हमारी जो लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो भी बहुत लो है। जो हम फूड लेते हैं एवरेज अगर हम बात करें तो हमारी 2496 कैलोरीज हैं, और डेवलप्ड नेशन की ये 3400 है। अब हम कम कंज्यूम करते हैं तो हमारा एफिशिएंसी भी लो है, प्रोडक्टिविटी भी लो है। और उसी तरह ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अब देखो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ का मतलब है कि जो रिच है वो ज़्यादा रिच है, जो पुअर है वो बहुत ज़्यादा पुअर है। देयर इज ए गैप बहुत ज़्यादा है, असमानता जैसे हम कह सकते हैं हैव्स और हैव नॉट में है। देयर इज मच डिस्पैरिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट 2015 के हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो एक रिच पर्सन है उसकी जो इनकम है पुअर से वो 5 गुना ज़्यादा है, और जो रिच लोग हैं वो ज़्यादा सेविंग नहीं करते, वो जो दिखावे की डायमंड्स मतलब जो लग्जरी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर वो ज़्यादा जो है वेस्ट करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो उनकी सेविंग जो होती है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है ट्रांसलेट नहीं हो पाती, क्योंकि वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है दिखावे की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा स्पेंड करते हैं। और गरीब लोगों की जो है इतनी सेविंग होती नहीं क्योंकि इनकम ही नहीं है। और उसी तरह ही हम देखते हैं हैवी डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर। नियरली 50% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स डिपेंड्स ऑन द एग्रीकल्चर। जो प्रेजेंट सिचुएशन है 50% आज भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, और एग्रीकल्चर की वजह से क्या है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है। चाहे हमने ग्रीन रेवोल्यूशन जो था उसकी वजह से सेल्फ सफिशेंसी, बट अभी भी जो एग्रीकल्चर के अंदर जो टेक्निक्स हैं वो बैकवर्ड है। जो जीडीपी के अंदर देखो 50% लोग जो हैं एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है, बट हमारा जो शेयर है जीडीपी के अंदर ओनली 17% है। और अगर हम जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें या डेवलप नेशन की बात करें तो वहाँ पे जो लोग हैं उनका जो बेसिकली जो है कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस कम होती है, और जो दूसरे सेक्टर्स का शेयर होता है वो ज़्यादा होता है। और उसी तरह इंडियन इकोनॉमी के अंदर देखो जो 48% नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर है वो 86% ऑफ द जीडीपी जो है उसके अंदर शेयर है, और एग्रीकल्चर के अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन इंगेज है लेकिन उनका शेयर जो है बहुत ही कम है। और उसी तरह हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एज पर 2011 सेंसस एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज 1.5%। 2001 में ये 1.9 थी।
पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या है कि जो नेचुरल सोर्सेज हैं वो हमें ज़्यादा जो है यूज़ करने पड़ते हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल है वो ख़त्म हो जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि जब पॉपुलेशन ज़्यादा उन चीज़ों को यूज़ करेगी तो उनकी बेसिकली डिप्लेशन हो जाएगी। इंडिया जो है वर्ल्ड के अंदर सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है। हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो 18% है, और एरिया जो है डेट इज़ ओनली 2.4%। और लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। आज़ादी के बाद अगर हम बात करें तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जैसे कंज्यूमर गुड्स हैं उनके अंदर काफ़ी ग्रोथ हुई है, बट जो बेसिकल एंड कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर बहुत ही स्लो ग्रोथ है। लार्ज स्केल जो इंडस्ट्री है दैट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट ओनली टू 4% ऑफ द पॉपुलेशन। और चाइना के अंदर क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो शेयर है दैट इज़ 46% है, और इंडिया का जो शेयर है दैट इज़ ओनली 31.7%। अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, जो प्रिवेलेंट वेज रेट है उस पर लोग काम करने को तैयार है बट उनको काम नहीं मिलता। और अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अंडर एम्प्लॉयमेंट का अर्थ होता है कि जैसे मैं कैपेबल हूँ, मुझे जो मेरी काबिलियत है उसके मुताबिक काम नहीं मिलता। तो 5.6% ऑफ द लेबर फोर्स जो है दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। और ये जो बेरोजगारी है जिसकी वजह से जो हमारी ह्यूमन कैपिटल है उसका पूरा प्रयोग नहीं हो पाता। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे क्या है कि जो 50 और 51 के अंदर जो हमारी ग्रॉस नेशनल सेविंग थी, जो सेविंग थी दैट वाज 10%, और उतनी ही इन्वेस्टमेंट का रेशियो था। प्रेजेंटली जो लेवल ऑफ सेविंग और इन्वेस्टमेंट है 30% है, और यहाँ पे कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है बहुत ही हाई है। अब देखो, लोगों की सेविंग कम है तो निवेश कम होता है, निवेश कम होता है तो लोगों की इनकम कम होती है। एंड शॉर्टेज ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर। अगर हम जो प्रोफेसर शिम्पेटर है वो कहते हैं कि जो अगर इन ग्रोथ और डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें बहुत ही काबिल और जो है एंटरप्रेन्योर चाहिए, और इंडिया के अंदर उन लोगों की कमी है, और जिसकी वजह से हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है डिपेंडेंस रहना पड़ता है, क्योंकि उसका जो बाय प्रोडक्ट होता है कि बाहर के लोग जो है हमारे देश के अंदर बिजनेस सेटअप करते हैं, तो उसकी हैवी कॉस्ट भी जो है इंडियन इकोनॉमी को फेस करनी पड़ती है। और जो यहाँ पे इंडिया के अंदर अभी भी क्या है कि स्पिरिचुअलिज्म बहुत है, लोग रिलीजन के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उनका आउटलुक जो है सोचने का जो नज़रिया है वो बहुत ही नैरो है। अभी भी जो कास्ट सिस्टम है वो प्रिवेलेंट है, और ये कास्ट सिस्टम जो है पॉलिटिकल पार्टीज भी इसको इनकरेज करती हैं वोट बैंक्स की वजह से, और जो पॉलिसी है सोशल डिवाइड की है, तो जिसकी वजह से क्या है कि लोगों का आउटलुक जो है बहुत ही नैरो है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो स्किल्ड लेबर फोर्स है दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेस, क्योंकि लो इनकम है। लो इनकम है तो जो अपनी स्किल्स की ऊपर जो डेवलपमेंट के लिए जो है एफर्ट्स नहीं किए जाते, और यहाँ पे क्या है कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत लो है, और जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड स्किल होती है वो मिसिंग होती है, और जिसकी वजह से वो एम्प्लॉयबल नहीं हो पाती। बेरोजगार भी बढ़ती है, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, ओल्ड और आउटडेटेड मशीनरी यूज़ की जाती है, जिसकी वजह से क्वालिटी भी पुअर होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो ये स्टिल जो है 50% लोग इसके ऊपर डिपेंडेंट है, पर टेक्नोलॉजी अभी भी अपग्रेडेड नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल हैं, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन होल्डिंग नहीं है, तो वो जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। और लो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी भी लो होती है, कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी कम होती है। और उसी तरह ड्यूलिस्टिक जो इंडियन इकॉनमी है, देखो जैसे इसके अंदर क्या है, एक हिस्सा है बहुत ज़्यादा डेवलप है और एक हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है। एक हिस्सा हाईली डेवलप है जिसके अंदर बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं, जैसे टाटा है, बिरलास हैं, रिलायंस है, तो इनकी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है, प्रॉफिटेबिलिटी रेट्स हाई है, प्रोडक्टिविटी हाई है, हाई लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। और जो अंडर डेवलप्ड सेक्टर है, जिसको हम बैकवर्ड सेक्टर भी कहते हैं, जैसे एग्रीकल्चर है, स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, तो वहाँ पे बैकवर्ड टेक्निक्स यूज़ होती है, और लो प्रॉफिटेबिलिटी है और लो इन्वेस्टमेंट है।
इंडियन इकोनॉमी, अब हम बात करते हैं ये हमारी इंडियन इकोनॉमी के, क्योंकि अंडर डेवलप है तो उसके ये फीचर्स हैं। अब हम देखते हैं कि ब्रिटिश राज के वक्त जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी क्या सिचुएशन थी। तो इंडियन जो थी वो ब्रिटिश की कॉलोनी थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश ने काफ़ी, जो अंग्रेज़ थे उन्होंने हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसको काफ़ी सारा एक्सप्लॉइट किया। और यहाँ पे टारगेटेड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ऑल द सेक्टर, चाहे वो एग्रीकल्चर है चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। तो यहाँ पे जिम्मेदार सिस्टम से वो काफ़ी उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को किया। जिम्मेदार जो होते थे वो ज़मीन के ऑनर होते थे और उनको जो है गवर्नमेंट को लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था, और वो जितना चाहे जिसको वो ज़मीन ठेके पे देते थे या किराए पे देते थे, उससे जितना मर्जी वो वसूल कर सकते थे। और एक्चुअल जो कल्टीवेट करते थे उनको बहुत ही कम मिलता था। और जिम्मेदार जो होते थे वो ज़मीन के ऊपर पैसा नहीं लगाते थे, जो उनको लैंड रेवेन्यू से इनकम प्राप्त होती थी वो अपनी आयाशियों के ऊपर जो है ज़्यादा खर्च करते थे। और उसी तरह अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो इंडियन हैंडीक्राफ्ट जो था पहले बहुत इसकी रेपुटेशन थी, बहुत सारी वैरायटी और क्वालिटी की चीज़ें, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। एक तो जो हैंडीक्राफ्ट बाहर भेजे जाते थे उस पर काफ़ी एक्सपोर्ट लगा दिया, और ब्रिटिश गुड जो थे उनको ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट कर दिया। और यहाँ पे जो बेसिकली क्या था कि जो ब्रिटेन के अंदर जो चीज़ें भेजी जाती थी, प्राइमरी चीज़ें भेजी जाती थी, रॉ मटेरियल भेजा जाता था और वहाँ से ड्यूटी फ्री जो है फिनिश गुड्स मंगवाई जाती थी। तो इंडियन इकोनॉमी के अंदर स्थिरता भी थी और बैकवर्डनेस भी था। और इंडियन इकोनॉमी जो थी काफ़ी स्टैग्नेट इकोनॉमी थी। देखो, स्टैग्नेट इकोनॉमी का अर्थ होता है कि जिसके अंदर कोई ग्रोथ नहीं होती, या होती भी है तो बहुत कम। जैसे पर कैपिटा के अंदर भी 0.5 जो है ग्रोथ थी, उसके बाद 0.1% थी। और इंडियन पॉपुलेशन जो थी वो पॉवर्टी थी, लिविंग स्टैंडर्ड जो था वो बहुत ज़्यादा पुअर थी। और यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी की जो सिचुएशन थी दैट वाज वेरी बैकवर्ड, क्योंकि पर कैपिटा इनकम वाज वेरी लो। और उसी तरह क्या है कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट, पावर्टी भी बहुत ज़्यादा थी। और 72% लोग जो थे वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड थे, और शेयर जो था ओनली 50% था। प्रोडक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा लो थी, और जो वो फसलें उगाते थे डैट वाज ओनली, उनका अपना ही गुजारा उससे होता था। और इंडस्ट्री भी काफ़ी बैकवर्ड थी, क्योंकि बेसिक और हैवी इंडस्ट्री नहीं थी, प्रोडक्शन मशीनों की कम होती थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। और जो कैपिटल गुड्स थी वो ब्रिटेन से जो इंपोर्ट आती थी उसके ऊपर थी, बहुत ज़्यादा पावर्टी थी, बहुत ज़्यादा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था डैट वाज आल्सो वेरी पुअर। और उसी तरह लो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट एंड जनरेशन ऑफ पावर यहाँ पे बहुत कम था। रेलवे लाइन जो थी उस वक्त उन्होंने, ब्रिटिश ने अपने बिजनेस के लिए इसको डेवलप किया। तो हैवी डिपेंडेंस अपॉन इम्पोर्ट्स थी फॉर डिफेंस गुड्स, मशीनरी, अदर इक्विपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, कंज्यूमर गुड्स। और 14% जो थी वो शहरों में रहती थी। और इकोनॉमी जो थी बेसिकली सेमी फ्यूडल इकोनॉमी थी, क्योंकि जिम्मेदार सिस्टम था, मिक्स्ड इकोनॉमी, लो प्रोडक्टिविटी थी, लो बैकवर्डनेस थी। क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनी थी तो ब्रिटिश इसको अपने बेनिफिट के लिए इसको एक्सप्लॉइट करते थे। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को उन्होंने ख़त्म कर दिया था, नेचुरल सोर्सेज को वो बाहर एक्सपोर्ट कर देते थे। और जो इंडियन कारीगर थे उसके ऊपर भी क्या था कि बहुत सारे अत्याचार होते थे। और उसी तरह प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा लो थी। और एक्सेसिव जो एग्रीकल्चर थी वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती थी। और यहाँ पे जो फार्मिंग होती थी सब्सिस्टेंस के अपने गुजारे के लिए ही होती थी, क्योंकि जिम्मेदार ऑनर होता था, और जो खेती कल्टीवेट करते थे वो किसान होते थे, टिलर होते थे, लेबरर होते थे। और वो उनके पास जो है बेसिकली उतना ही बचता था जितना उसको चाहिए होता था, क्योंकि रेवेन्यू वो जिम्मेदार को देके उनके पास बस गुजारा ही होता था। और जो ऑनर्स थे और जो टिलर थे इनके बीच में काफ़ी लड़ाई झगड़े होते थे। तो टिलर को सिर्फ जो है सब्सिस्टेंस, अपना गुजारा के लिए ही फसल मिलती थी। जो फसलें थी वो, जो ज़मीन की होल्डिंग थी बहुत ही लो थी। और जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था उसके अंदर भी क्या है कि ट्रायंगुलर रिलेशनशिप था, गवर्नमेंट थी, लैंडलॉर्ड था, टिलर था। जिम्मेदार सिस्टम, जिम्मेदार जो होते थे परमानेंट ऑनर्स होते थे, उनको फिक्स सम जो है गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती थी, और टिलर से वो जितना चाहे एक्सट्रैक्ट कर सकते थे। और देखो, अगर हम ब्रिटिश राज के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो बहुत ज़्यादा जो किसान थे उनकी एक्सप्लोटेशन होती थी, लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था।
और जो खेती को जोतते थे वो लैंडलेस लेबरर होते थे और सिर्फ उनको जो है सब्सिस्टेंस वेजेस मिलती थी। और यहाँ पे क्या है कि ज़बरदस्ती जो है उनको कहा जाता था कि इंडिगो जो उनकी ब्रिटिश के अंदर जो है डिमांड थी, तो उसको पूरा करने के लिए वो यहाँ पे उसको ग्रो करते थे, एडवांस दे देते थे, तो उसको अपना मतलब जो किसान थे हमारे कर्जे के अंदर डूब जाते थे। और उसी तरह बेसिकली जो है शिफ्ट टू कमर्शियल क्रॉप इंडिको टू पर्टिकुलरली फ्रॉम कन्वेंशनल सब्सिस्टेंस क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट। इंडिको जो था टेक्सटाइल ब्रिटिश इंडस्ट्री एक्वायर करती थी और उनको एडवांस दे दिए जाते थे, और जिसकी वजह से क्या है कि किसान जो है हमारे डेट की सिचुएशन में फंस जाते थे। और इसी तरह एग्रीकल्चर बैकवर्ड का मतलब है कि लो प्रोडक्शन एंड लो प्रोडक्टिविटी, अनसर्टेनिटी काफ़ी ज़्यादा थी। जो किसान थे उनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं थी, थोड़ी थोड़ी थी। और उसी तरह ऑनर और टिलर के बीच में काफ़ी डिस्प्यूट था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो था काफ़ी डिफ़ॉल्टी था। और एग्रीकल्चर का वो कमर्शलाइजेशन के ऊपर जो है स्ट्रेस देते थे। जो इसकी अगर हम बात करें तो इंडियन एग्रीकल्चर जो थी वो इसके अंदर जो नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं उससे काफ़ी प्रभावित होती थी और आउटपुट काफ़ी लो हो जाता था। और जो मार्जिनल फार्मर्स होते थे इन मुसीबतों की वजह से वो टेनेट बन जाते थे। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी वो डिके हो चुकी थी। जिम्मेदार जो सरप्लस होता था वो ले जाते थे। काफ़ी सारा जो पैसा है यहाँ से इंडिया से बाहर जाता था। और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है टोटली निगलेक्ट किया था, सिर्फ रेलवे को जो है उन्होंने डेवलप किया था।